जय हिंद। तो चलिए आज का समझते हैं, मानसून के बारे में समझते हैं। इससे पहले हम आपको क्या बताए थे? इससे पहले हम आपको पर्वत के बारे में बता दिए थे, दर्रा के बारे में बता दिए थे। तो ये सब को आपको बता दिए थे। देखिए, अगर मानसून आपको समझना है तो सबसे पहले आपको पर्वत समझना होगा। अगर पर्वत अगर नहीं समझे तो 100% चांस है कि आपको मानसून समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पर्वत अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मानसून समझ में ही नहीं आएगा। तो देखिए, क्या देखते हैं मानसून। पहले मानसून समझते हैं, मानसून कहते किसे। तो देखिए, मानसून जो होता है, मानसून कहते किसे। वो मानसून मतलब होता है कि बादल, वर्षा क्या होता है? वर्षा। जैसे कि वह बादल, मानसून मतलब होता है कि वह बादल जो जिससे पानी बरसने की संभावना हो उसे हम लोग मानसून कहते हैं। वह बादल जिससे पानी बरसने की संभावना हो उसे हम लोग मानसून कहते हैं। तो मानसून जो होता है, वह बादल जो जिससे पानी बरसने की संभावना है उसे हम लोग मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून। देखिए, अगर मानसून समझना है तो पहले क्या समझना होगा? पर्वत के बारे में समझना होगा। पर्वत तो आपको पढ़ाए हुए हैं। तो पर्वत, ये कौन सा पर्वत है आपको? देखिए, पर्वत अगर नहीं पता चलेगा तो मानसून समझ में ही नहीं आएगा। तो देखिए, ये पर्वत कौन सा पर्वत है? अब यहाँ तो ओवरऑल बताएंगे, यहाँ पर तो पूरी तरह से बताएंगे नहीं। तो ये कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट पर्वत। ये पर्वत जो है पूर्वी घाट पर्वत। कौन सा पर्वत है? पूर्वी घाट पर्वत। ये अन्नामलाई की पर्वत से मिल जाती है। नीचे काठमांडू की पहाड़ी, और इसके नीचे होगा काठमांडू की पहाड़ी के नीचे, सॉरी, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई के नीचे काठमांडू की पहाड़ी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जबकि यहाँ पर नीला पर्वत की सबसे ऊंची चोटी टोडाबेटा। ये तो आपको बता दिए थे। यहाँ पर गिर पर्वत, यहाँ पर कौन सा पर्वत है? गिर पर्वत। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? गिर पर्वत। यहाँ पर राजस्थान में अरावली पर्वत। राजस्थान में कौन सी पर्वत है? अरावली पर्वत। राजस्थान में जो है वो कौन सी पर्वत है? अरावली पर्वत। ये दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली है। ये जो दिल्ली है, दिल्ली है। दिल्ली में कौन सी पहाड़ी है? तो रायसीना की पहाड़ी। ये तो आपको पता है, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी। ये हो गया। और जो फेमस मतलब जो मानसून के लिए इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। यहाँ पर होगा गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया। मेघालय में आपको पता होगा गारो खासी जयंतिया। मेघालय में 3 पर्वत है, गारो खासी जयंतिया। ये हो गया मेघालय में गारो खासी जयंतिया। और कहाँ और क्या होता है? यहाँ पर आइए, झारखंड में। झारखंड में आपको पता होगा, झारखंड में कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी। झारखंड में राजमहल की पहाड़ी, हालांकि रामगढ़ की भी पहाड़ी है। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मानसून के लिए इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। ये हो गया कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ियाँ। और उत्तराखंड में तो पूरे भयानक पहाड़ बचे हैं। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। नीचे सतपुरा पर्वत। ये जो है, और ये इसके नीचे अजंता पर्वत है, तो वो कुछ खास नहीं है। ये मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताए थे कौन सा? अमरकंटक। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो अमरकंटक है, ये अमरकंटक है। अब देखिए, ये हो गया। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। अब जा सकते हैं मानसून के बारे में। देखिए, मानसून उत्पन्न कैसे होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर मानसून उत्पन्न कैसे होता है। तो देखिए, इसके पहले वर्ल्ड मैप पे चलते हैं। ये रहा वर्ल्ड मैप। देखिए, वर्ल्ड मैप। देखिए, ये देखिए मानसून उत्पन्न कैसे होता है। मानसून आखिर उत्पन्न कैसे होता है? देखिए, आपको पता होगा कि मई जून के महीने में क्या होता है? मानसून जो होता है भारत में प्रवेश करता है जून के महीने में। तो देखिए, ये होगा विषुवत रेखा। इसके बीचों बीच में कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। इसके बीच में कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है। इसके ऊपर कर्क रेखा। इसके ऊपर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। इसके ऊपर कर्क रेखा है, कर्क रेखा। इसके नीचे होगा मकर रेखा, 23 अक्षांश पर मकर रेखा। ये हो जाएगा मकर रेखा। ये हो गया मकर रेखा।
और ये कर्क रेखा, कहता है कर्क रेखा। अब देखिए मई जून के महीने में क्या होता है, मई जून के महीने में जो होता है वो सूर्य जो होती है वो कहाँ चली जाती है, मई जून के महीने में सूर्य जो होती है वो कर्क रेखा पर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, कर्क रेखा पर। मई जून के महीने में सूर्य कहाँ चली जाती है, कर्क रेखा पर। मई जून के महीने में सूर्य जब कर्क रेखा पर चली जाती है तो अब बताइए गर्मी कहाँ पर पड़ेगा, कर्क रेखा पर गर्मी पड़ेगा और बाहर जो है कर्क रेखा पर है। और बताइए मकर रेखा पर एकदम ठंडी पड़ेगा, मकर रेखा पर एकदम ठंडी पड़ेगा। अब यहाँ की हवाएं जो होगी वो बहुत ही भारी होगी, यहाँ की हवाएं जो होगी बहुत ही भारी हवाएं होगी। अब जहाँ हवाएं क्या हो जाएगी, भारी होगी। अब यहाँ के जो सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो सूर्य जब कर्क रेखा पर होगा तो वहाँ की हवाएं गर्म हो जाएंगी और गर्म होकर हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, हवाएं जो होगी ऊपर उठ जाएंगी। और वहाँ की जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो आपको पता होगा कोई भी हवाएं जो होते हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की उठ जाता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ की हवाएं जो होगी वो चलना प्रारंभ करेगी, यहाँ से हवाएं चलेगी, ये सब हवाएं जो चलना प्रारंभ करेगी। यहाँ ये हवाएं क्या आगे चलना प्रारंभ करेगी। हवाएं जब चलेगी इधर की ओर तो जब इधर बढ़ने के लिए चलेंगी उस समय आपको पता है कि वाष्पीकरण से सूर्य की जो रोशनी है वो समुद्र, यहाँ पूरी तरह से क्या है, समुद्र है, यहाँ पर पूरी तरह से समुद्र है और समुद्र का पानी भाप बना होगा और वो बादल बना होगा और तब तक हवाएं जो है इधर की ओर जा रही है। तो उस बादल को हवाएं लेकर चली जाती है कहाँ पर, भारत की ओर। अब यहाँ पर देखिए इतना सारा समुद्र, इसका समुद्र का भाप बना होगा, अब बादल बना होगा और हवाएं यहाँ पर लो प्रेशर हो गई और यहाँ से हवाएं चल गई इसको भरने के लिए। जब हवाएं भरने के लिए चले गई तो बादल जो होगा बादल को भी लेकर चला गया होगा, बादल को भी लेकर चला गया होगा। तो वही बादल जो होता है ये भारत में टकराता है और भारत में जहाँ जहाँ पर्वत है उस पर्वत पर टकराता है और उस पर्वत से टकरा क्या हो जाती है, वो पर्वत से टकरा क्या हो जाती है, वो बारिश शुरू होने लगती है। तो अब चलते हैं भारत के नक्शा पर। तो ये तो समझ गए कि मानसून आता कैसे। तो सूर्य जो होता है मई जून के महीने में सूर्य मकर रेखा कर्क रेखा पर आता है और यहाँ पर मकर रेखा पर गर्मी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ के कर्क रेखा पर हवाएं गर्म होकर उड़ जाती है, जो कि मकर रेखा पर ठंडी हवाएं इसे भरने के लिए चलती है, तो साथ में बादल को भी लेकर चली जाती है। तो उसी से क्या बोलते हैं, बादल बन जाता है। और बादल आपको बताए थे कि जो बारिश बरसने वाला जो बादल, जिस बादल से बारिश बरसने की संभावना होती है उसी को हम लोग मानसून कहते हैं। तो ये आप समझ गए मानसून की उत्पत्ति कैसे होता है। तो ये तो समझ गए। देखिए मानसून जो होता है, देखिए मानसून की सबसे पहले खोज की थी हिप्पालस नामक व्यक्ति ने। हिप्पालस किसने खोज किया था, हिप्पालस जो थे वो कनिष्क के समय जो थे उन्हीं के समय हिप्पालस व्यक्ति ने क्या कर दिया था, मानसून की खोज कर दिया था। तो ये हो गया मानसून। अब समझ गए। अब जरा खुद सोचिए मानसून जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, मानसून जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस तरह से डायरेक्शन में आएगा। क्यों आएगा ये इस डायरेक्शन में, तो आपको पता होगा फेरल नामक विद्वान ने हवाओं का डायरेक्शन की जब खोज किया था तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होगी वो राइट साइड घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो होती है वो लेफ्ट साइड घूमती है। कहता लेफ्ट साइड मुड़ने की कोशिश करती है। किसने खोज किया था, तो फेरल नामक विद्वान ने खोज किया था। अब जब हवाएं यहाँ पर आएंगी, हवाएं सबसे पहले कहाँ टकराएंगी, यहाँ टकराएंगी। तो हवाएं जब यहाँ पर टकराएंगी तो सबसे पहले कहाँ पर टकराती है, केरल में। कहता केरल में। लेकिन तो सबसे पहले मानसून कहाँ पर आएगा, केरल में। लेकिन एग्जाम वाला इतना बकलोल तो है नहीं, वो क्वेश्चन पूछता है कि मानसून जो सबसे पहले भारत के किस तट पर टकराती है। तो यहाँ इस तट, केरल के इस तट का नाम है मालाबार तट। कौन सा तट है, मालाबार तट। तो सबसे पहले मानसून कहाँ आती है, पहला मानसून कहाँ आती है भारत में, मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ पर आती है, मालाबार तट से। मालाबार तट से टकराती है। तो टकराने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक वर्षा होती है। कहता बहुत ज़्यादा भयानक वर्षा होती है। तो सबसे पहले वर्षा कहाँ, आने वाला मानसून सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है, तो केरल में। सबसे पहले पहला वर्षा कहाँ होती है, केरल में। और केरल में बहुत भयानक वर्षा होती है सबसे पहले, क्योंकि पूरी तरह से जो जितने भी बादल जो पानी भर कर लाया होगा वो सारा टकराती है कहाँ पर, केरल में। और केरल में जो यहाँ पर पर्वत है, कौन सा पर्वत, काडवम की पहाड़ी, अन्नामलाई, नीलगिरी की पहाड़ी, पश्चिमी घाट पर्वत, ये
पूरी तरह से बहुत पानी पानी कर देता है, जिस वजह से यहाँ की जो मिट्टी होगी वो मिट्टी जो होती है वो नीचे चल जाती है। बहुत पानी लगने से यहाँ की मिट्टी बहुत नीचे चल जाती है और यहाँ पर पत्थर जो होता है लाल मिट्टी की तरह रहता है, तो वो पत्थर ऊपर उठकर दिखने लगता है और मिट्टी अंदर चल जाती है। तो बताइए जब इसकी मिट्टी अंदर जाएगी तो यहाँ की अंदर की मिट्टी उपजाऊ होगी कि नहीं होगी? अब ऑफकोर्स होगी, अंदर की मिट्टी उपजाऊ होगी, लेकिन तो यहाँ पर पत्थर जो होते हैं ऊपर चले जाते हैं। तो वो पत्थर में उस पत्थर को हम लोग लेटराइट मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? कहाँ पर लिखे? यहाँ पर लिख दें, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी जो होती है वो मसालों के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा होती है। मसालों के उत्पादन या फिर काजू हो गया, किशमिश हो गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्पादन होते हैं। नारियल तो और ज़्यादा फलता है लेटराइट मिट्टी में, इसलिए आप देखते होंगे नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ पर? केरल में देखने को मिलेगा। काजू किशमिश जो होता है बहुत सस्ता मिलेगा यहाँ पर, मतलब इधर उत्तर भारत के मुकाबले में जो काजू जो होगा वहाँ पर सस्ता मिलेगा। कहाँ पर? केरल में, क्योंकि यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाए थे और लेटराइट मिट्टी बहुत अच्छा होता है काजू के लिए, मसालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए आपको देखते होंगे जो वास्को डी गामा आया था, कहाँ आया था? कोझीकोड में ही आया था, कालीकट नाम हो चुका है। तो कोझीकोड में मसाला लेने के लिए आया था, हालांकि उस चुट्टा को मसाला देना नहीं चाहता, उसको मसाला की तरह उसको ही कुछ देना चाहिए था। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? केरल में। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पर जब टकराएंगी बादल, तो सारे बादल तो यहाँ पर बरस नहीं जाएगा। बादल छोटा सा थोड़ा सा थोड़ी नहीं होता है। अब बादल देखे नहीं, बादल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गया बादल। अब कुछ बादल क्या होंगे? इधर की ओर चली जाएंगी, कुछ बादल इधर की ओर चल जाएंगी, इस बंगाल की ओर चल जाएंगी, बंगाल की खाड़ी की ओर। और कुछ बादल जो होगी ऊपर की ओर चल जाएगी, कुछ बादल जो होगी वो ऊपर की ओर चल जाएगी। तो बादल दो चरण में चल जाएगी, एक तो इधर की खंबात की खाड़ी इधर बंगाल की खाड़ी ओर चल जाएगी। तो क्या देख लेते हैं? पहले हम देख लेते हैं खंबात की खाड़ी ओर, खंबात की खाड़ी जो बादल जाएगी। अब यहाँ से जब बादल जाएगी, ये हो गया बादल, यहाँ से जब बादल जाएगी यहाँ से, तो बादल कुछ ये गिर पर्वत से टकराएगी और गिर पर्वत से जब टकराएंगी तो गुजरात के यहाँ पर काठियावाड़ का प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? काठियावाड़ का प्रायद्वीप। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा, तो वहाँ पर बारिश हो जाएगा। देखिए बारिश जो होगा, अब जब ये टकराएगी केरल में, तो बताइए क्या तमिलनाडु में बारिश होगा? नहीं होगा। तमिलनाडु में बारिश नहीं होगा। क्यों नहीं बारिश होगा? क्योंकि यहाँ पर्वतों का वृष्टि छाया होगा। जैसे ये पर्वत है, मान लीजिए ये पर्वत है, जैसे ये पर्वत बनाते हैं आपको, ये पर्वत है। अब ये जो पर्वत है तो बादल, ये सब बहुत सारे बादल है। क्या? तो बादल इसे टकरा कर और इधर ही रह जाएगी, इधर तो जा नहीं पाएगी, टकराएगी और यहाँ पर बहुत सारा बादल, यहाँ पर पानी बरसने लगेगा। तो क्या यहाँ पर्वत के इस साइड वर्षा होगा? नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, 9 के बराबर होगा, बहुत ही कम होगा। तो आने वाला मानसून जो मालाबार तट पर पहली बार जो बादल टकराती है, तो क्या उससे तमिलनाडु में वर्षा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्वतों का काडमा की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी के वृष्टि छाया पड़ जाती है। वृष्टि छाया, देखिए ये सब लोग वृष्टि छाया कहते हैं। वृष्टि छाया क्या होता है? वृष्टि छाया क्या होता है? क्योंकि पहाड़ों से क्या हो जाती है? पहाड़ों के से क्या हो जाती है? वृष्टि छाया हो जाती है। पहाड़ों के कारण ये इधर साइड वृष्टि छाया बन जाती है, जिस वजह से उधर बादल नहीं जा पाती है और केरल में ही क्या हो जाती है? बढ़ जाती है वृष्टि छाया। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया। तो ये क्या वृष्टि छाया? तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मालाबार तट पर बारिश होता है, लेकिन तमिलनाडु में बारिश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका जितने भी पहाड़ी है उसका वृष्टि छाया पड़ जाता है तमिलनाडु में, जिस वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर वर्षा नहीं होगा, अभी बढ़ाएंगे, अभी लौटता हुआ मानसून अभी बचाएंगे, अभी जेट स्ट्रीम बनाना होगा। तो ये जो हो गया कौन सा? वृष्टि छाया। कौन सा? वृष्टि छाया। तो इसी तरह से बादल क्या होते हैं? बरस जाते हैं। बादल जो होते हैं इस तरह से बरसते हैं। ये हो गया। अब देखिए, अब ये ऊपर की ओर जब बादल टकराएगी तो गिर पर्वत से टकराएगी तो बारिश हो जाएगा गुजरात में। अब कुछ बादल इधर की ओर चल जाएगी, कुछ बादल इसमें घुस जाएगी। अब ये कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत के नीचे सतपुड़ा पर्वत, और इधर घेर लिया कौन सा? मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। तो ये मैकाल पर्वत इधर से घेर दिया, इधर से नीचे से सतपुड़ा पर्वत, ऊपर से विंध्याचल पर्वत। और बादल जो होगी इसमें फंस जाएगी, फिर इसमें बहुत ज़्यादा टकराएगी, फिर इसमें टकराएगी, फिर यहाँ पर टकरा कर बारिश हो जाएगी, फिर यहाँ पर टकरा कर बारिश हो जाएगी, फिर यहाँ पर बहुत भयानक बारिश होगी। बादल इसमें क्या होता है? जाल, इसके जाल में, ट्रैप में फंस जाती है और बहुत ही भयानक वर्षा होती है, जिस वजह से यहाँ पर से नदी निकलती है। कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी।
कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को हम लोग दबंग नदी कहते हैं। हालांकि रेवा नदी या फिर चंचल नदी भी इसका नाम है, लेकिन इसमें बादल फट जाता है जिस वजह से भयानक वर्षा होती है और उस नदी से बहुत ज़्यादा पानी निकलती है, तो वो बहुत स्पीड में पानी निकलती है, इसलिए उसको दबंग नदी कहते हैं। हालांकि साधु संत लोग जब जो पास्ट में हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो साधु संत लोग वहाँ पर निवास करते थे, उन्होंने इस दबंग नदी को यानी नर्मदा नदी को रेवा नदी या फिर चंचल नदी के नाम से जानते थे। तो इसमें तो बादल फंस गए, ये हो गया। अब क्या बात है, ये यहाँ जो पश्चिमी घाट पर्वत है इधर की ओर तो बारिश हो जाएगी, लेकिन क्या इस तरह इस पार्टी बारिश होगा? नहीं होगा, बारिश नहीं होगा। इस पार्टी बारिश जो कि बहुत ही कम होगी, बहुत ही न के बराबर होगी, इस तरह से बारिश नहीं होगी। और अब देखिए, अब ये बारिश ये बादल जाएगी ऊपर की ओर जाएगी, ये ऊपर की ओर जाएगी। तो ये कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत से सब टकराएगी। कौन से पर्वत से टकराएंगी? अरावली पर्वत से। जब अरावली पर्वत से टकराएंगी तो क्या राजस्थान में वर्षा होगा? क्या राजस्थान में वर्षा होगा? नहीं होगा। राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वत जो है वो पर्वत है, नो डाउट पर्वत है, लेकिन पर्वत जो है वो किस तरह से, आप देख रहे हैं पर्वत जो इस तरह से पर्वत है कि वो उसे रोक ही नहीं सकता। पर्वत का जैसे कि यहाँ पर ये बादल जा रहा है, तो बादल जा रहा है तो पर्वत को इस तरह से होना चाहिए, ताकि बादल इसे टकराए और बारिश हो जाए। कहता बारिश हो जाए। आप ज़रा सोचिए, अगर ये इस तरह से नहीं, अगर ये इस तरह से होता है तो क्या ये बादल जो होते हैं निकल जाएगी, इसको चीर चार थोड़ा सा दो चार को रोकेगी बादल को, बाकी सब तो बादल निकल जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर राजस्थान में जो होती है वर्षा नहीं होती है। राजस्थान में जो होगी वर्षा नहीं होती है, लेकिन ये नहीं जरूरी कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। राजस्थान में वर्षा होती है कब? जब आपको आगे पढ़ाएंगे कब होती है राजस्थान में वर्षा। तो ये हो गया राजस्थान में वर्षा। अगर खुद सोचिए, अगर क्या होता है, ये अगर अरावली पर्वत अगर इस तरह से न होकर, ये इस तरह से अगर न होकर, अगर इस तरह से रहता अरावली पर्वत, तो क्या इसमें वर्षा होती कि नहीं होती? जरूर होती, बहुत ही वर्षा होती। कहता इसलिए यहाँ पर मरुस्थल नहीं बनता, वर्षा हो जाती। लेकिन जरा सोचिए, अगर पर्वत अगर इस तरह से हो जाता है तो दिल्ली को तो सुखा देता है, क्योंकि दिल्ली में वर्षा अगर अरावली पर्वत अगर इस तरह से है तो अभी ये बादल जो होती है दिल्ली से टकराती है रायसीना के पास से, और दिल्ली में वर्षा होती है। अगर ये इस तरह से अगर हट जाता तो कहाँ पता दिल्ली में वर्षा नहीं हो पाता। सब वर्षा कहाँ पर होता है? राजस्थान में। अब दिल्ली राजधानी बनते रह जाता। अब राजधानी कहाँ लाते लोग? तो जयपुर राजधानी है ना इसका, पिंक सिटी राजस्थान की राजधानी। तो दिल्ली में देखते हैं कितना भूगोल एक दूसरे से मैच करता है। अगर ये अरावली पर्वत को घुमाया गया तो दिल्ली को सुखा देगा, दिल्ली क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। अब ये धीरे धीरे कहाँ जाती है, और इसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें से पानी निकल चुका होता है, जिस वजह से थोड़ा बहुत यूपी में वर्षा होती है तो बाकी बिहार तक नहीं पहुंच पाती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ अभी बताइए, केरल के मालवा तट पर बरस गया, फिर ये यहाँ से बरसते गया मुंबई, यहाँ पर कर्नाटक, मुंबई, गोवा के यहाँ पर गुजरात, ये सब बरसते गया। यहाँ पर खुद कई सारे बादल तो यहाँ पर फंस गए थे, और उसके बाद दिल्ली में बरसेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है कि बरसते जाता है। लेकिन ये तो एक साइड का हो गया, लेकिन इस साइड से जो बादल गए होते हैं, इस तरह से बादल जो होते हैं, इस तरह से बादल गए होते हैं। अब यहाँ पर पानी इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पर समुद्र नहीं है। यहाँ पर तो पूरी तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब तो देश है, यहाँ पर समुद्र नहीं है, तो बादल में पानी नहीं बन पाता है, भाप नहीं बन पाता है। लेकिन इस तरह बहुत ज़्यादा क्या है, समुद्र है, जिससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, बादल में पानी जाता है। तो ये जब ऊपर की ओर जाता है तो ये टकराता है किससे? राजमहल की पारी से। ये जब टकरा जाता है किससे? राजमहल की पारी से टकराता है तो ये घूम जाएगा इधर क्यों, इसका ढाल जो है इस तरह से कि इधर की ओर घूम जाएगा, ये तो इधर की ओर घूम गया। लेकिन कुछ बादल इसमें टकराते हैं, गारो खासी जयंतिया, ये पर्वत है गारो खासी जयंतिया, इसमें टकराते हैं। और इसका टकराने का ढाल जो इस प्रकार है कि इसमें भी क्या होता है, बादल जो है फंस जाते हैं। मतलब इस तरह से, जैसे ये गारो हो गया, इस तरह से ये गारो हो गया, ये खासी ट्रायंगल के रूप में, थोड़ा सा हल्का ट्रायंगल के रूप में, इस तरह से गारो खासी जयंतिया इस तरह से। और इसमें जब बादल जाएगा, खुद सोचिए यहाँ पर जब बादल जाएगा तो इसमें
तीनों तरफ से फट जाएगा, तो जिसमें से बहुत भयानक यहाँ पर भी बहुत ही भयानक वर्षा होती है। यहाँ पर भी क्या होती है, बहुत ही भयानक वर्षा होती है। तो ये हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक वर्षा होती है, जिस वजह से जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा जब कहाँ होती है, यहाँ पर शहर मिलेंगे चेरापूंजी और मासीराम। कौन सा शहर मिलेंगे, चेरापूंजी और मासीराम। सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी। तो ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मानसीराम। ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासीराम में, क्योंकि तीनों तरफ से फट जाती है, और जिस वजह से ज़्यादा वर्षा कहाँ हो जाती है, मासीराम में हो जाती है। तो ये हो गया मासीराम। ज़्यादा वर्षा कहाँ हो जाती है, मासीराम में हो जाती है। अब हटाओ इसको। अब यह आपको बताए नहीं थे। अब ये बादल इधर से हो गया, यहाँ तक राजमहल के पास से टकराता है, इधर की ओर घूम जाता है। और ये बादल जो होता है वो अभी सीधे इस तरह से भागता है, इस तरह से ये लो बादल भागता है इस तरह से। और यहाँ पर कौन सा पर्वत है, आपको पता होगा, पढ़ाई में शिवालिक पर्वत है। कौन सा पर्वत है, यहाँ पर शिवालिक पर्वत है। कौन सा पर्वत है, शिवालिक। कौन सा पर्वत है, शिवालिक पर्वत। और ये टकरा जाता है किसे, शिवालिक पर्वत से। और शिवालिक पर्वत से टकराते हैं तो ये बहुत ऊंचा है, क्योंकि हिमालय का भाग है और बहुत ऊंचा है। और यहाँ पर बच गया कौन, यहाँ पर जगह है उत्तराखंड। कौन सा, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में सोचिए क्या दशा करेगा उत्तराखंड में। अब कुछ जहाँ पर बारिश होना चाहिए था, मालाबार रोड पर बारिश हो गया, कुछ बारिश यहाँ पर गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र मुंबई, यहाँ पर कच्छ कराने गिर पर्वत से बारिश हो गया। कुछ बारिश किसमें हो गया, नर्मदा नदी के तट पर हो गया। और कुछ बारिश दिल्ली में हो गया। और जो बादल बचते हैं वो चल जाते हैं सीधा डायरेक्ट उत्तराखंड के पास। और उत्तराखंड में कोई बादल की कोई कमी नहीं है, उत्तराखंड में कोई बादल की कमी ही नहीं है। और इसलिए आप पढ़े होंगे पंचप्रयाग कहाँ पर है, उत्तराखंड में। पंचप्रयाग जो है वो उत्तराखंड में ही है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक वर्षा होती है, मतलब अभी एक बादल टकराता है तो एक बादल और जाकर उसमें लग जाता है। अभी एक बादल बरस नहीं रहा था कि एक बादल और लग जाता है, तो बादल जो है परत दर परत लग जाती है। और उससे बहुत भयानक मूसलाधार वर्षा होती है, जिस वजह से बहुत सारे बादल एक पास आकर बरसने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा बरसने लगते हैं। उसी को हम लोग बादल का फट जाना कहते हैं। मतलब कई सारे बादल आकर एक पास बरसने लगते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बादल का फट जाना। तो बादल का फट जाना कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में बहुत भयानक तबाही आती है उत्तराखंड में बादल फट जाता है। तो ये उत्तराखंड में बादल का क्या हो जाना, फट जाना। तो ये तो हो गया किसे, खंभात की खाड़ी वाले से जो बादल गया था। अब जो गया इधर की ओर से गया है, ये देखते हैं। अब इधर की ओर जो गया है, हटाओ इसको, थोड़ा साफ करते इसको। अब इधर से जो बादल जा रहा है वो बिहार में बरसेगा। यहाँ पर कौन सा बरसेगा, पश्चिम बंगाल में बरसेगा, यूपी में बरसेगा। और ये चल जाएगा कहाँ पर, सीधा निकल जाएगा। कुछ वर्षा कहाँ करा देगा, हरियाणा में, पंजाब में। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे पर्वत मिलेंगे। कौन सा पर्वत, यहाँ पर मिलेगा नीचे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और नीचे धौलाधार। ये बहुत सारे पर्वत मिलेंगे, जिस वजह से ये बादल जा ही रहता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसको पर्वतों को सामना करना पड़ता है। जिस वजह से यहाँ पर अंतिम छोर पर एक जगह लेह, लद्दाख की राजधानी है लेह। तो सबसे कम वर्षा कहाँ हो जाती है, लेह में, क्योंकि ये लेह जो होता है कई पर्वतों के वृष्टि छाया में पड़ जाता है। जैसे जास्कर, लद्दाख, कराकोरम ऊपर चल जाएगा, जास्कर, पीर पंजाल, इधर लद्दाख हो जाएगा, धौलाधार हो जाएगा। जिस वजह से इन सब के बहुत ज़्यादा वृष्टि छाया में पड़ता है, जिस वजह से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह में। सबसे कम वर्षा लेह में, ज़्यादा वर्षा तो होगा मानसीराम में, और सबसे कम वर्षा लेह। कम वर्षा कहाँ होती है, लेह, लद्दाख। तो सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे वर्षा ज़्यादा होती है मानसीराम या फिर चेरापूंजी। तो जून के पहले सप्ताह में मानसून भारत में प्रवेश कब करता है, तो जून के पहले सप्ताह में, जून के फर्स्ट सप्ताह मानसून प्रवेश करता है। जून के फर्स्ट सप्ताह में कब प्रवेश है, जून के फर्स्ट सप्ताह में। ये तो आने वाला मानसून क्या है, आने वाला मानसून का डायरेक्शन आप बता सकते हैं। डायरेक्शन बता सकते हैं। ये इस तरह से डायरेक्शन है, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से आ रहा है, तो डायरेक्शन बताइए। आपको डायरेक्शन हवाओं को दिशा निकालने के लिए आपको बताए थे। अब देखिए डायरेक्शन, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब ईस्ट वेस्ट। अब हवाओं की दिशा इस तरह से, तो ये हो गया हवा की दिशा। क्या हो गई, हवा की दिशा। ये हो गया हवाओं की दिशा।
तो ये क्या होगा, हवाओं की दिशा। ये जो होगा हवा, इस तरह से क्या है, इस तरह से हवाएं हैं, तो ये होगा हवाएं की दिशा। तो देखिए हवाओं का दिशा इस आधार पर रखा जाता है कि ये हवाएं आ कहाँ से रही है, न कि कहाँ की ओर जा रही है। तो हवाएं आ कहाँ से रही है, जैसे ये हवाएं आ रही है साउथ वेस्ट से। कहाँ आ रही है, साउथ वेस्ट। जैसे कोई व्यक्ति आ कहाँ से उसको कहते हैं, जैसे मान लें कि कोई बिहार का व्यक्ति अगर महाराष्ट्र जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, बिहारी कहा जाएगा। यदि कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति बिहार में आएगा तो उसे क्या था, मराठी कहा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे आतंकवादी। उसी तरह से जहाँ से हवाएं आती है, उसी तरह से जहाँ से आती है उसी को हम लोग नाम रखते हैं। जैसे आ कहाँ से रही है, तो साउथ वेस्ट से। कहाँ से, साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम से हवाएं आ रही है। तो आने वाला मानसून की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। आने वाला मानसून की दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम। और देखिए आने वाला मानसून से केवल 80% वर्षा होती है। कितना, 80%। आने वाला मानसून से केवल 80% वर्षा होती है। अब देखते हैं 20% अगले वीडियो में देख लेंगे, ये तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।